नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का आज के अपने चैनल पे। और आज हम बात करने जा रहे हैं आरएस प्री के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पिछले 7 चैप्टर हम क्लियर कर चुके हैं। 8वें चैप्टर पे हम बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान आर्थिक समीक्षा। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 जो है उसके चैप्टर नंबर 8 को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और वो अपना जो है वो मेनली 2 चीजों पे फोकस है बुनियादी सामाजिक सेवाओं में, और वो कौन सी है, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो आज हम बात करेंगे एजुकेशन सिनेरियो और जो स्वास्थ्य हेल्थ सिनेरियो जो है वो राजस्थान में जो भी है उससे रिलेटेड अपनी आर्थिक समीक्षा में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो 7 चैप्टर हमने क्लियर कर लिए हैं। आज 8वें चैप्टर की हम शुरुआत कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट कि आप जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले विद्यालय की अगर हम बात करें, राजस्थान में स्कूल्स की अगर हम बात करें राजस्थान में, तो देखिए 3 श्रेणियां स्कूल को की यहाँ पे अपने को दे रखी है इकोनॉमिक सर्वे में। पहली है प्राथमिक विद्यालय। तो राजस्थान में टोटल 29,001 प्राइमरी स्कूल है, 29,001 प्राथमिक विद्यालय है, ठीक है। सेकंड आता है अपना उच्च प्राथमिक विद्यालय। तो उच्च प्राथमिक विद्यालय की अगर हम बात करें तो 16,488 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, और सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी दोनों मिलाकर हैं 19,865। देखिए एक ही बेसिक सी चीज है कि आपको विद्यालय की संख्याएं नहीं पूछी जाती, लेकिन हमें कॉमनली ये चीज जो है वो एक बार देखना जरूरी है, क्योंकि आरपीएससी कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकती है। हाँ, मोस्ट रूप से आप देखें तो आपको ये याद रखना है कि अपने जो टोटल जो स्कूल्स हैं उनमें कुल जो स्टूडेंट जो है, छात्र, अध्ययनरत छात्र जो है, अध्ययनरत छात्र की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो अध्ययनरत जो छात्र हैं वो कितने हैं, 69.39 लाख। 69.39 लाख बच्चे जो है अपने राजस्थान के स्कूलों में नामांकित है, ठीक है। तो एक टॉपिक तो आपने यहाँ पे ये बात होगी। अब अगली हम बात करते हैं मुख्यमंत्री संबल योजना। मुख्यमंत्री संबल योजना काफी लंबे समय से ये स्कीम चल रही है। इस स्कीम में क्या होता है कि जो विधवा और परित्यक्ता महिलाएं होती है, जिन्होंने तलाक जिनका हो चुका है या फिर विधवा है, अगर वो डीएलईडी का जो है वो 2 वर्ष का कोर्स करती है, और वो भी कहां से, किसी निजी संस्थान से। अगर गवर्नमेंट से कर रही है तो गवर्नमेंट से तो वैसे ही फ्री है, लेकिन अगर किसी निजी इंस्टीट्यूट से करती है तो इन्हें 15,000 रुपए की राशि जो है वो सरकार के द्वारा दी जाती है। कितनी दी जाती है, 15,000 की। तो आपको याद रखना, मुख्यमंत्री संबल योजना किससे रिलेटेड है, विधवा और जो परित्यक्ता महिलाएं हैं उनसे संबंधित ये स्कीम है, और इस स्कीम में 15,000 की राशि जो है इनको दी जाती है। नेक्स्ट में चलते हैं। अगला है बाल वाटिका। देखिए एनईपी 2020 की अगर हम बात करें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन सी, 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट जो है तो वो है आपका बाल वाटिका। क्या है, बाल वाटिका। बाल वाटिका में क्या होता है कि अब सरकार ने निश्चित कर दिया कि कोई भी स्कूल है, कक्षा फर्स्ट में जो एडमिशन है वो उसके लिए न्यूनतम आयु कर दी। आप अपने बच्चे का एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में कराते हैं तो उसके लिए न्यूनतम आयु का प्रावधान कर दिया, और वो कितनी है, 6 वर्ष। यानी 6 वर्ष से कम के बच्चा जो है उसको गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। अब ये 6 वर्ष कर दिया तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि बच्चे को जो है वो प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है वो कहाँ से मिलनी चाहिए, आंगनवाड़ी से मिलनी चाहिए। तो आंगनवाड़ी को एज ए प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में इन्होंने स्थापित कर दिया। तो जो प्री प्राइमरी स्कूल में बच्चे पढ़ के आएंगे वो फिर 6 साल की उम्र में जो है वो कहाँ पे एडमिशन लेंगे, सरकारी स्कूल में एडमिशन लेंगे। लेकिन बाल वाटिका का जो कंसेप्ट ये है कि जो 4 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, सबसे पहले एज की जो है वो देखिए कि 4 साल से 6 साल के बच्चे हैं जो पूर्व प्रारंभिक शिक्षा से वंचित है, यानी उन्होंने आंगनवाड़ी से प्री प्राइमरी की परीक्षा वो शिक्षा प्राप्त नहीं किया, डायरेक्ट किसमें आए, स्कूल में आए हैं। तो उन बच्चों के लिए जो है बाल वाटिका का प्रावधान किया गया। स्कूलों में ही बाल वाटिका बनाई जाएगी। टोटल 1490 सरकारी विद्यालय हैं जिनमें ये प्रारंभिक फेज में बाल वाटिका का प्रावधान किया गया है।
तो स्टार्ट में इनको 4 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनको बाल वाटिका के रूप में स्कूल में पढ़ाया जाएगा और इसके माध्यम से उन्हें कक्षा 1 के लिए तैयार किया जाएगा। और जब इनकी उम्र 6 साल हो जाएगी, जब ये 6 वर्ष के हो जाएंगे, तो 6 वर्ष उपरांत इन बच्चों को जो है वो कक्षा फर्स्ट में क्या कर दिया जाएगा, एडमिशन दे दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है 2 फैक्ट। पहली चीज 4 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है, और दूसरी चीज है कि राजस्थान में फिलहाल कितनी बाल वाटिकाएं बन रही है, तो 1490 विद्यालय जो है उनमें बाल वाटिकाएं बनाई जा रही हैं। ठीक है, तो पहली चीज आपको विशेष तौर से ये ध्यान रखनी है। अगला है लैब विद्यालय। अब लैब विद्यालय में देखिए क्या हुआ, अलग अलग कंसेप्ट आ रहे हैं, उनके हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। तो लैब विद्यालय में क्या है कि प्रत्येक जिले के 3 आदर्श और 3 उत्कृष्ट विद्यालय, यानी टोटल कितने हो गए, 6 विद्यालय। एक जिले के 3 आदर्श विद्यालय हो जाएंगे और 3 उत्कृष्ट विद्यालय हो जाएंगे। इन विद्यालयों को क्या किया जाएगा, लैब विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। इनका विकास जो है वो 6 विद्यालयों का किस रूप में किया जाएगा, लैब विद्यालय के रूप में इनको विकास किया जाएगा, उनको विकसित किया जाएगा। ठीक है, अब जब इनको लैब विद्यालय के रूप में विकसित करेंगे तो इनको क्या करेंगे कि जो डाइट की फैकल्टी है, डाइट जो जिला लेवल पे एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट होता है, इंपॉर्टेंट संस्था होती है, उसकी किसी फैकल्टी को इन विद्यालयों को क्या दिया जाएगा, गोद दिया जाएगा। यानी जिला स्तरीय जो डाइट होती है उसकी जो फैकल्टी है उसको इन विद्यालयों को, जो लैब विद्यालय है उनको गोद दे दिया जाएगा। और इनको कोशिश की जाएगी कि इनको राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में बनाया जाए। इनको जो है वो एजुकेशन का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का प्रयास किया जाएगा। वर्तमान समय में राजस्थान में कितने लैब विद्यालय खुलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, RS प्री में डायरेक्ट पूछे जाते हैं इस टाइप के फैक्ट्स। तो 600 लैब विद्यालय जो है ना वो राजस्थान में खोले जाएंगे। आपको 3 चीजें याद रखनी है। पहली चीज 3 आदर्श और 3 उत्कृष्ट विद्यालय, दूसरी चीज डाइट की फैकल्टी को दिए जाएंगे, और तीसरी चीज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा, और चौथी चीज आपको याद रखनी है कि राजस्थान में टोटल कितने खोले जाएंगे, तो 600 लैब विद्यालय वर्तमान में खोले गए, 600 लैब विद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है समग्र शिक्षा। देखिए एक समग्र शिक्षा अभियान के नाम से एक योजना चल रही है। ये योजना जो है वो क्या कर रही है कि जो प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा दोनों के लिए एक ही को ही मिलाकर ये योजना की जा रही है, चलाई जा रही है। और इसका जो टारगेट है उसका सार्वभौमिकरण, सार्वभौमिकरण का मतलब होगा सभी तक पहुंच सुनिश्चित करना, सभी तक पहुंच सुनिश्चित करना। अब देखिए अगर हमें ये पूछा जाता है भाई समग्र शिक्षा का पर्पज क्या है, तो सभी लोगों तक प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना, उसका सार्वभौमिकरण करना। इट मीन्स नामांकन में जो है वो क्या करना है, वृद्धि करनी है। यानी कोई भी बच्चा जो है वो नामांकन से पीछे नहीं रहना चाहिए। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो स्कूल छोड़ रहा है या स्कूल में नहीं आ रहा। ठीक है, भारत सरकार की स्कीम है, सबसे मेन चीज याद रखनी है, राजस्थान सरकार की नहीं बल्कि किसकी, केंद्र की स्कीम है, और केंद्र की भी फ्लैगशिप स्कीम है, इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। एजुकेशन से रिलेटेड अगर स्कीम्स हमें मेंस में भी पूछी जाती है तो वहां हम इसको लिख सकते हैं कि भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम में से एक है समग्र शिक्षा योजना, और जिसका उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। क्या करना है, सार्वभौमिकरण करना। अब इसके उद्देश्य में दूसरी अगर हम देखें तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में वृद्धि करना। भाई इसका पहला टारगेट ये है कि जो एजुकेशन प्रदान की जा रही है वो वैल्यूएबल होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, वो गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ लैंगिक अंतर जो है उसको कम करना। लैंगिक अंतर कम करना कैसे कि बच्चे जो हैं वो तो स्कूल जाते हैं और बच्चियां स्कूल नहीं जाती है, तो एक जेंडर गैप क्रिएट हो जाता है स्कूल एजुकेशन में। ठीक है, तो उस जेंडर गैप को खत्म करके और ज्यादा से ज्यादा जो लड़कियां हैं उनको स्कूल में नामांकित करना। न्यूनतम मानक निर्धारण, दूसरा मेन ये है कि जो स्कूलें हैं उनके लिए कुछ नॉर्म्स, कुछ मानक निर्धारित करने ताकि एक स्टैंडर्ड उनका कायम हो सके, और ये निगरानी भी करनी कि वास्तव में वो उन मानकों पे खरे उतर रहे हैं या नहीं है। ठीक है, और चौथा है व्यावसायिक और शारीरिक शिक्षा प्रदान करना। भाई देखो हम स्कूल एजुकेशन प्राप्त करते हैं, उसके बाद में ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद में लड़का जो है वो बेरोजगार हो गया, तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। जो व्यावसायिक शिक्षा लेना चाहते हैं, जो शारीरिक शिक्षा में अपना इंटरेस्ट है, उन लोग बच्चों को जो है वो
व्यावसायिक और शारीरिक शिक्षा प्रदान की जाए ताकि स्कूल के बाद में वो जो है वो अपना योगदान देश के विकास में दे सके। तो ये समग्र शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। अगला आरटी एक्ट 2009। आरटी एक्ट 2009 आप बहुत पढ़ चुके हो कि राजस्थान में स्कूल एजुकेशन के लिए जो है वो आरटी एक्ट 2009 आया था। 1 अप्रैल 2010 को जो है लागू हुआ। इसमें क्या होता है कि 25% सीटें जो है वो गरीब तबके के जो लोग हैं उनके लिए, बच्चों के लिए आरक्षित होती है। 25% सीटें क्या होती है, आरक्षित। और ये सबसे मेन चीज क्या है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आरटी एक्ट के तहत जो निजी विद्यालय है, भाई तो निजी संस्थान है, उन निजी संस्थानों के अंदर भी जो है वो क्या रहता है, निजी संस्थानों में भी ये अपना सीटें आरक्षित रहती है। ठीक है, अभी इसके लिए सरकार ने एक वेब पोर्टल भी जारी किया है। आपको हाँ, वेब पोर्टल का नाम तो खैर इतना विशेष नहीं है, लेकिन फिर भी याद रख लीजिए, rajpsp.nic.in कि कोई भी एडमिशन से रिलेटेड या अनुदान से रिलेटेड क्वेरी है, एप्लीकेशन है, कुछ भी है, तो वो rajpsp.nic.in पे जो है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाएगी। मोस्ट चीज जो आपको याद रखनी है कि भाई ये जो 25% बच्चे जिनका एडमिशन लिया जा रहा है उनका क्राइटेरिया क्या है। तो उनकी क्राइटेरिया ये है कि उनकी माता पिता की आय जो है वो 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम आय अधिकतम आय जो है, अधिकतम आय जो है वो कितनी होनी चाहिए, 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है, उन बच्चों को आरटी एक्ट 2009 के तहत जो एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए मेन चीज आपको याद रखनी है कि आरटी एक्ट 2009 की धारा 12C, ये आय का प्रोविजन कौन सी धारा में, कई बार धारा पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आरटी एक्ट 2009 की जो धारा 12C है वो उसकी तहत पहले 1 लाख रुपए थी ये इनकम, और अब इस 1 लाख को बढ़ा के कितना कर दिया, 2.5 लाख। तो अब 2.5 लाख तक इनकम तक के जो बच्चे हैं उनके माता पिता जो हैं जिनकी आय 2.5 लाख तक है, उन सभी बच्चों को 25% बच्चों को एडमिशन दिया जा सकता है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक वितरण योजना। ये नई स्कीम है और बजट 2023-24 जो है उसके अंदर इसकी घोषणा की गई है। इसमें क्या है कि 8वीं तक के, ये सबसे याद रखने वाली चीज है कि कौन सी कक्षा तक, तो कक्षा 8 याद रखना आपको, कक्षा 8 तक के जो बच्चे हैं बच्चियां हैं सभी को, 8 तक के जो बच्चे सभी हैं उन्हें क्या दिया जाता है, उन्हें यूनिफॉर्म दी जाती है, यूनिफॉर्म प्रदान की जाती है। अब यूनिफॉर्म के लिए आपको याद रखना है 2 सेट दिए जाते हैं, उनको क्या दिए जाते हैं, 2 सेट दिया जाता है, और उसके साथ साथ इस यूनिफॉर्म की सिलाई के लिए 200 रुपए भी दिए जाते हैं। कितने रुपए दिए जाते हैं, 200 रुपए। तो कक्षा जो 8 तक के जो बच्चे हैं सभी के लिए जो है यूनिफॉर्म का प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया है, सरकार ये प्रोविजन है। अब ये देखिए एजुकेशन में स्कूल के दौरान कुछ बच्चों से इस तरह की गतिविधियां करवाई जाती है ताकि लोगों में जो है वो जागरूकता उत्पन्न हो। स्कूल में नामांकन की बात करें या फिर हम बात करें जो जैसे दहेज प्रथा वगैरह इस तरह की चीजें हैं सबसे रिलेटेड, तो उसके लिए कुछ मंच बनाए गए हैं। पहला मंच यहाँ पे है मीना राजू मंच जो है ये कक्षा 6 से 8 तक के लिए है, और दूसरा है गार्गी मंच, ये 9 से 12 के लिए। एक कक्षा 6 से 8 के बच्चे हैं उनके लिए, कक्षा 6 से 8 के लिए तो एक बन गया मीना राजू मंच, और 9 से 12 के लिए हो गया गार्गी मंच। अब ये मंच जो है, ये मंच बनाकर इसमें कुछ जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो बोलने में माहिर हैं या लोगों से कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, उन बच्चों के माध्यम से बाल विवाह, दहेज प्रथा के बारे में लोगों में जागरूकता उत्पन्न की जाती है। इसके साथ साथ जो अनामांकित छात्रा हैं, ठीक है, अनामांकित छात्र जो स्कूल नहीं आती है ना, उनको विद्यालय भेजने के लिए उनके जो माता पिता हैं उन्हें क्या किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रोत्साहित, उन्हें मोटिवेट किया जाता है, भाई आप अपनी बच्चियों को जो है स्कूल में भेजें, पढ़ने के लिए भेजें। तो इन दोनों मंच का आपको एक ही चीज याद रखनी है, वो ये कि कौन सी कक्षा के लिए कौन सा मंच है। तो 6 से 8 के लिए तो है मीना राजू और 9 से 12 के लिए गार्गी। अगली चीज है सक्षम। अब देखिए ये वर्तमान में सबसे ज्यादा जो है वो प्रचलन में है।
बालिकाएं जो है उनको आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रश्न सीधा ऐसे आ सकता है कि सक्षम क्या है, ठीक है। तो बालिकाओं को जो है वो आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अब इसका जो टारगेट है वो क्या है, नामांकन, ठहराव और सीखने की वृद्धि। नामांकन में, ठहराव में और बच्चों में जो सीखने की भावना है उसकी वृद्धि करना, और उसके साथ साथ उनको आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण करना कि कोई ऐसी गतिविधि उत्पन्न हो जाती है, ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि उन्हें सेल्फ जो डिफेंस करना पड़े, तो उसके लिए वो तैयार रहे। और इसके लिए सरकार ने क्या किया कि आरपीए का सहयोग लिया। आरपीए मतलब राजस्थान पुलिस अकादमी, किसका सहयोग लिया है, राजस्थान पुलिस अकादमी का लिया है। राजस्थान पुलिस अकादमी ने 344 के आरपी को प्रशिक्षण दिया। के आरपी यानी की रिसोर्स पर्सन, ठीक है। इन 344 लोगों को प्रशिक्षण दे दिया। इन 344 लोगों ने क्या किया, पीईओ लेवल पे, PEEO पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है, जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, उस लेवल पे जो है या ब्लॉक लेवल पे है, वो आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रत्येक स्कूल के संस्था प्रधान या उनकी किसी प्रतिनिधि को, जो विशेष रूप से महिलाएं हैं, तो उनको प्रशिक्षण प्रदान किया गया सक्षम के तहत, और उन्होंने फिर बच्चियों को जो है वो आत्मरक्षा का प्रशिक्षण प्रदान किया। तो KRP 344 है, ये याद रखना है। और ये जो पूरा आयोजन हुआ वो किसके माध्यम से हुआ, ये पूरा का पूरा कार्यक्रम अपना जो है वो किसके द्वारा किया गया, ये आरपीए राजस्थान पुलिस अकादमी के सहयोग से ये है वो किया गया। नेक्स्ट अपना है मॉडल विद्यालय। अगला है देखिए मॉडल विद्यालय। मॉडल विद्यालय की अगर हम बात करें तो पूरा नाम है इनका स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल नाम है। 27 जिलों में जो है वर्तमान में संचालित है, और टोटल 134 ब्लॉक में। और सबसे बड़ी बात है कि ये ब्लॉक स्तर पे ही बने हैं, ग्राम पंचायत स्तर पे नहीं है, ये किस में है, ब्लॉक स्तर पे है। अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं, इसलिए 134। राजस्थान में कुल कितनी संख्या इनकी आपको याद रखना है। राजस्थान में टोटल जो स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल है वो टोटल कितने हैं, 134 134 है। सबसे मेन चीज मैंने बताया आपको, इंग्लिश मीडियम स्कूल है और CBSE से जो है वो मान्यता प्राप्त है। इनके अंदर जो है वो CBSE का कोर्स चलता है। और सबसे मेन चीज आपको याद रखनी है, देखिए कई बार क्या होता है कि आपको स्टेटमेंट टाइप जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो स्टेटमेंट में हम छोटी छोटी चीजों को स्किप कर देते हैं। तो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें ध्यान रखना है कि न्यूनतम 55% सीटों पे, न्यूनतम 55% सीटों पर अनिवार्य रूप से बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है। न्यूनतम 55% सीटें जो है उन पर अनिवार्य रूप से बालिकाएं प्रवेश दिए जाते हैं। तो याद रखना है स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल 134 है टोटल, 27 जिलों में है, और 55% इंग्लिश मीडियम के हैं, CBSE अप्रूव्ड है, और 55% जो सीटें हैं उन पे बच्चियों को, लड़कियों को जो है वो एडमिशन देने का प्रोविजन इसमें किया गया है। नेक्स्ट में हम चलते हैं शाला सिद्धि। देखो ये छोटे छोटे कंसेप्ट जो है ना वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में वर्तमान में प्रचलित है, और कई बार पूछ लिया जाता है। जैसे एक बार पिछली बार रीट में पूछा था, पूछा गया था ई कक्षा क्या है, ई कक्षा से पूछा गया था भाई। उसमें इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा था ई कक्षा से रिलेटेड कि राजस्थान सरकार द्वारा कोविड के दौरान एजुकेशन प्रदान करने के लिए, शिक्षा प्रदान करने के लिए, ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा जो है वो योजना चलाई थी, तो वो ई कक्षा थी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो ये शाला सिद्धि क्या है, एक राष्ट्रीय स्कूल मानक मूल्यांकन कार्यक्रम है। राष्ट्रीय स्कूलों का मानकीकरण किया गया और उन मानकों के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जा रहा है। तो उसके लिए एक कार्यक्रम बनाया गया, उसी के तहत एक पोर्टल विकसित किया गया शाला सिद्धि। ठीक है, ये स्व मूल्यांकन और बाह्य मूल्यांकन को इस पे क्या किया जाता है, अपलोड किया जाता है, और उसके आधार पर विद्यालयों की रैंकिंग निर्धारित की जाती है। तो ये शाला सिद्धि पोर्टल है जो है मानक और मूल्यांकन कार्यक्रम के तहत एक बनाया गया एक पोर्टल है जो स्कूलों की रैंकिंग निर्धारण में काम आता है। एक अगला कंसेप्ट देखो, आपनी लाडो। आपनी लाडो कोई बड़ा वो नहीं है। उन्होंने क्या किया कि जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग के द्वारा लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए शिक्षा विभाग ने क्या किया, जागरूकता पैदा करने के लिए, ठीक है, लोगों को मोटिवेट करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत नामांकन बढ़ाने के लिए ये एक रैली निकाली, और उस रैली का नाम क्या था, आपनी लाडो। आपनी लाडो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने के लिए
एक नामांकन बढ़ाने के लिए उन्होंने एक रैली का आयोजन किया, शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया, और उसका नाम था आपनी लाडो। ठीक है, तो कोई विशेष वो नहीं है, लेकिन कई बार ये पूछा जाए कि आपनी लाडो क्या है, स्कीम क्या है, कौन से डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो वहां फिर हमने छोटी छोटी चीजों को याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट में हम चलते हैं, अगला है अपना CWSN। CWSN देखिए, CWSN क्या है कि CWSN को मुख्य धारा में लाने हेतु समावेशी शिक्षा कार्यक्रम। अब सबसे बड़ी बात आती है कि CWSN है क्या। CWSN का मतलब है कि ऐसे बच्चे जो किन्हीं कारणों से पिछड़े हुए हैं, ऐसे बच्चे जो किन्हीं कारणों से पिछड़े हैं, ऐसे बच्चे हैं जो किसी रीजन से वो जो सामान्य बच्चे उनसे पीछे है, तो उसका कारण क्या होता है, उसका कारण क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए जैसे शारीरिक है, ये शारीरिक रूप से अक्षम है और उस कारण से जैसे उसका माइंड सही नहीं चल रहा है, वो दिव्यांग है, इस टाइप से, तो इस टाइप के जो बच्चे हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए CWSN कार्यक्रम जो है समावेशी शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है। स्कीम में क्या किया गया है, चिकित्सा, सामाजिक, शैक्षिक और विभिन्न थेरेपियां प्रदान की जाती है। तो चिकित्सा अगर उसको चिकित्सीय परामर्श की जरूरत है तो वो दिया जाता है। उसके बाद में अगर उसको सामाजिक सम्मेलन की आवश्यकता, कई बार क्या होता है कि बच्चा कमजोर होता है ना, तो सभी लोग उसको कहते हैं भाई ये तो कमजोर है, ये नहीं पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा, तो उससे वो बच्चा जो है उसका डिमोटिवेट हो जाता है और वो सामाजिक रूप से ये कह सकते हैं कि वो बाहर हो जाता है, तो उसको सामाजिक सम्मेलन भी प्रदान इसमें किया जाएगा। इसके साथ साथ उनको विभिन्न प्रकार के शैक्षिक इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, गतिविधियों के माध्यम से उस बच्चे को अन्य बच्चों की तरह मुख्य धारा में लाने का कार्य जो है वो इसमें किया जाएगा। और इसके लिए आपको मेन चीज याद रखनी है कि राज्य मॉडल संसाधन कक्ष बनाए गए, राज्य मॉडल संसाधन कक्ष बनाए गए हैं, और ये दोनों कक्ष कहाँ बनाए गए हैं, राज्य मॉडल संसाधन कक्ष आपको याद रखना है, एक जयपुर में है और दूसरा कहाँ पे है, उदयपुर में। एक जयपुर में और दूसरा उदयपुर में, राज्य मॉडल संसाधन कक्ष जयपुर और उदयपुर। राज्य मॉडल संसाधन कक्ष कहाँ पे है, जयपुर और उदयपुर में। ठीक है, अगला है मिशन स्टार्ट। मिशन स्टार्ट देखिए नया ये कार्यक्रम है और इसलिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन डिपार्टमेंट से क्वेश्चन RS प्री में आता है, तो आप मान के चलिए कि मिशन स्टार्ट से क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि सरकार ने जो है एक नया कंसेप्ट ही है, नई जो योजना है के रूप में इसको लागू किया है। अब देखते हैं मिशन स्टार्ट क्या है। तो ब्लेंडेड मोड ऑफ लर्निंग का उपयोग करके शिक्षा को बढ़ावा देना, ब्लेंडेड मोड ऑफ लर्निंग का उपयोग करके शिक्षा को बढ़ावा देना, इसका सबसे बड़ा पर्पज है। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि शिक्षक की दो चीजें हो सकती है, या तो शिक्षक अनुपस्थित है, या तो शिक्षक क्या है, एब्सेंट है, या फिर पद रिक्त है, या फिर पद रिक्त है। ठीक है, दो स्थितियां है कि या तो शिक्षक अनुपस्थित है या फिर पद रिक्त है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, उसकी शिक्षा को कैसे कंटिन्यू रखा जाए, इसके लिए ये स्टार्ट योजना लाई गई, मिशन स्टार्ट नाम की योजना लाई गई है। तो ऐसी परिस्थितियों में बच्चे की जो परीक्षा पढ़ाई जो है वो बाधित नहीं हो, उसके लिए डिजिटल कंटेंट के माध्यम से पढ़ाई करवाई जाएगी। इसके लिए क्या किया जाएगा, डिजिटल कंटेंट के माध्यम से पढ़ाई की जाएगी। और सभी जो उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल की यहाँ पे बात हो रही है, सभी जो उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें सरकार के द्वारा स्मार्ट बोर्ड उपलब्ध करवा दिया गया है। स्मार्ट बोर्ड जो है वो उपलब्ध करवाया गया है। अब होता क्या है, इस स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों, ये भी ध्यान रखना कक्षा 9 से 12 के लिए है ये योजना, छोटे बच्चों के लिए भी नहीं है। तो जैसे मान लो शिक्षक नहीं है या फिर उसका पद दिखते हैं, तो आपको मान लीजिए जैसे इंग्लिश पढ़नी है, अंग्रेजी पढ़नी है 10वीं के बच्चों को, अब अंग्रेजी पढ़नी है, टीचर ही नहीं है, तो कहाँ से लाएंगे, तो डिजिटल कंटेंट के माध्यम से सरकार द्वारा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। और स्मार्ट बोर्ड जो है वो स्कूल में आ गया, तो जो उसका कालांश खाली चल रहा है ना, उसमें अंग्रेजी की क्लास जो है वो डिजिटल माध्यम से इस बोर्ड पे चला दी जाएगी और बच्चे जो है वो इस बोर्ड के माध्यम से पढ़ाई कर लेंगे। जैसे अब मैं पढ़ा रहा हूँ और आप इसको देख रहे हो ना, उसी तरह से शिक्षा विभाग के द्वारा जो अनुभवी शिक्षक हैं उनके माध्यम से पूरे वो सिलेबस के वीडियो जो है वो बनाकर और उनको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ताकि वो जो है वो खाली समय में जब
किसी कारण से पढ़ाई बाधित हो रही है, उस टाइम पर जो है वो बच्चे इससे स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से अध्ययन कर सके। तो याद रखना है, स्टार्ट और स्मार्ट दोनों मैच करने वाली चीज है भाई। मिशन स्टार्ट क्या है, स्मार्ट बोर्ड से रिलेटेड, और स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाई कैसे होगी, डिजिटल कंटेंट से ही स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाई होती है। ठीक है, तो आपने को भी भाई स्मार्ट बोर्ड की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये आपने जैसे मैं आपको बता ही देता हूँ, इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि भाई लैपटॉप के माध्यम से इस टाइप से जो आप अभी तक वीडियो बना रहे हैं, तो इस माध्यम से ये लगभग अपना अंतिम वीडियो है, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड जो है वो डिस्पैच हो चुका है अपना। तो नेक्स्ट वीडियो जो अपना आएगा वो नेक्स्ट टाइम से हम जो है वो स्मार्ट बोर्ड पे ही करेंगे। जब शिक्षा विभाग कर रहा है तो अपने लिए भी जरूरी है, क्योंकि मेनली क्या होता क्या है कि आपको अगर आगे जाना है तो फिर आपको समय के साथ अपने में बदलाव आवश्यक है। और वर्तमान समय की डिमांड को अगर हम देखें तो डिमांड स्मार्ट बोर्ड की ही है। तो मिशन स्टार्ट हो गया, इसलिए हमने भी स्मार्ट बोर्ड को क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट और एस्पोर्ट सुविधाएं। देखिए जो बच्चे दूर से आते हैं ना, उन बच्चों के लिए सरकार जो है वो ट्रांसपोर्ट सुविधाएं भी प्रदान करती है। आपको यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि कौन सी कक्षा के बच्चे को कितनी दूरी से आने पे वाउचर दिए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट वाउचर जो है बच्चों को प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि कक्षा 1 से 5 तक का कोई बच्चा है, कक्षा 1 से 5 तक का बच्चा है, और अगर वो 1 किलोमीटर की दूरी से आ रहा है, 1 किलोमीटर प्लस की दूरी से आ रहा है, तो उसे वो वाउचर दिया जाएगा, जो भी सरकार की निर्धारित करेगी। 6 से 8 तक का और 2 किलोमीटर से अधिक दूरी से आ रहा है, और 9 से 10 की सिर्फ लड़कियों के लिए। देखिए 6 से 8 तक, 1 से 8 तक, कक्षा 1 से 8 तक तो सबके लिए है। कक्षा 1 से 8 तक तो क्या है कि सभी के लिए ये प्रावधान है, ये दोनों प्रावधान है भाई 1 से 8 तक के लिए। लेकिन 9 से 10 के लिए सिर्फ लड़कियां, और अगर वो 5 किलोमीटर अधिक दूर से आती है तो सरकार के द्वारा जो है ट्रांसपोर्ट और एस्पोर्ट सुविधाएं दी जाती है, उन्हें किराया भत्ता दिया जाता है, जो एक निश्चित राशि है वो सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट है स्टार्स योजना। देखो अभी अपन ने पहले पढ़ा, यहाँ क्या पढ़ा, देखो अभी हमने जो पहले पढ़ा वो मिशन स्टार्ट, और ये क्या है, स्टार्स। अभी हमने पढ़ा मिशन स्टार्ट, अभी अपन ने पढ़ा क्या, मिशन स्टार्ट। ठीक है, और अब हम पढ़ रहे हैं स्टार्स। तो स्टार्ट और स्टार्स में अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, स्टार्ट डिजिटल कंटेंट से रिलेटेड है, और स्टार्ट जो है ये तो डिजिटल, ये लिख अपने याद रख सकते हैं, स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाई है, स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाई डिजिटल कंटेंट से पढ़ाई है, ये तो स्टार्ट पे ही हो गया। अब स्टार्स जो है ना, स्टार्स योजना क्या है, तो सबसे पहले आपको मेन जो चीज इसमें याद रखनी है वो यही है बस, विश्व बैंक। भाई स्टार्स योजना जो है एजुकेशन से रिलेटेड, स्टार्स योजना किसकी सहायता से, फाइनेंशियल फंडिंग कौन कर रहा है, तो वित्तीय सहायता किसकी है भाई, विश्व बैंक की है, विश्व बैंक के द्वारा दी जा रही है। पिछली बार क्वेश्चन आया था RS प्री 2023, RS प्री 2023 में क्वेश्चन आया था आपके सीधा, अटल भूजल योजना, अटल भूजल योजना, अटल भूजल योजना सीधा क्वेश्चन था। और सिर्फ इतना ही पूछा था कि स्टेटमेंट दिए हुए थे, और उसमें एक स्टेटमेंट ये भी था कि ये विश्व बैंक की है। बिल्कुल, अटल भूजल योजना भी विश्व बैंक की है, ठीक इसी तरह से स्टार्स योजना भी जो है वो विश्व बैंक की है। और इसकी शुरुआत 2020-21 में की गई। कब की गई, 2020-21 में की गई। और किसके तहत, समग्र शिक्षा अभियान, जिसकी हमने अभी पीछे बात करी है, उसके द्वारा की गई। इसका जो मेन फोकस है वो क्या है, स्कूल की गुणवत्ता और शिक्षा में सुधार करना। इसका जो मेन उद्देश्य है वो स्कूल की गुणवत्ता, क्वालिटी एजुकेशन, एजुकेशन की जो क्वालिटी है ना उसमें सुधार करना है। और दूसरा है कि बच्चों को जो शिक्षा प्रदान की जा रही है उसमें भी हमें सुधार करना है। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि 6 राज्य जो है ना उनमें ये चलाई जा रही है, और उसमें से राजस्थान भी है। आपको संख्या नाम याद रखने की शायद जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये रख लीजिए कि राजस्थान में भी है। जिन 6 राज्यों में है, टोटल जो स्टेट है वो कितने हैं, 6 स्टेट है, और जिन 6 स्टेट में है उनमें से राजस्थान भी एक है। नाम याद रखना चाहिए तो आप रख सकते हैं हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और केरल। हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और केरल। और इसमें सेंटर और स्टेट का जो फंडिंग है वो 60-40 है। भाई जो विश्व बैंक दे रहा है वो तो दे रहा है, उसके बाद में जो पैसे लग रहे हैं ना
उसमें 60-40 का रेशियो है। 60% कौन देता है, 60% देगा आपका सेंटर और 40% देगा आपका राज्य। अब नेक्स्ट है देखो पीएम श्री विद्यालय, पीएम श्री विद्यालय, ठीक है। अगली स्कीम सबसे पहले तो याद रखना कि ये केंद्र प्रवर्तित योजना, भाई केंद्र की स्कीम है। पहले भी अपन ने सुजस के माध्यम से अपने पुराने वीडियो में जो करंट इश्यूज के वीडियो थे उनके माध्यम से हमने पीएम श्री स्कूलों के बारे में पढ़ा है। इकोनॉमिक सर्वे में भी बहुत अच्छा दे रखा है। तो ये स्कूल क्या है, ये है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक है, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये इनका पूरा नाम है। केंद्र प्रवर्तित योजना है। इसकी शुरुआत जो है वो 7 सितंबर 2022 को की गई। कब की गई, 7 सितंबर 2022 को की गई। और शिक्षा विभाग में जो भी काम अब हो रहे हैं ना, एनईपी 2020, शिक्षा नीति 2020 के तहत हो रहे हैं। आपको कोई भी चीज लिखनी होती है ना, अगर उसमें एनईपी 2020 लिखा है ना, तो ये तो वो तो सही है स्टेटमेंट, ये मान लो, ठीक है। तो शिक्षा विभाग एनईपी 2020। अब आपको यहाँ मेन डेटा याद रखना है कि इसके तहत टोटल विद्यालय कितने हैं, तो इसके तहत टोटल 402 विद्यालय जो है, राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, राजस्थान में एनईपी 2020 के तहत स्थापित पीएम श्री विद्यालय, पीएम श्री विद्यालय प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया जो है ना, वो टोटल कितने हैं, 402 हैं। अब इसमें क्या होगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी और ये जो विद्यालय हैं वो दूसरे विद्यालयों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी इस तरह से इनको डेवलप किया जाएगा कि इनको देख के दूसरे विद्यालय भी इनसे प्रतिस्पर्धा करें और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में इनको स्थापित किया जाएगा। तो आपको संख्या याद रखनी है भाई, 7 सितंबर 2022 को स्टार्ट हुआ और 402 विद्यालय जो है तो वो इसके तहत राजस्थान में शुरू किए गए, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है ज्ञान संकल्प पोर्टल। बहुत लंबे समय से पोर्टल चल रहा है, आपको पैसे देने हैं, आपको आप भमासा हो, आपको दान देना है, स्कूल को देना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा आप चले जाइए ज्ञान संकल्प पोर्टल पे और वहां से आप दान करते हैं स्कूल का, सीधे विद्यालय को धन दे सकते हैं। तो सीधे विद्यालय को धन देने के लिए क्या बनाया, ज्ञान संकल्प पोर्टल। अगला है अपना इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, देखिए ये स्कूल एजुकेशन में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसमें क्या होता है, कक्षा 8, 10 और 12, इसमें प्रत्येक जिले में जो लड़की प्रथम स्थान प्राप्त करती है, मतलब जिला जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर होती है, 8, 10 और 12 जो बोर्ड एग्जाम है उनमें, उसमें सबसे बड़ी ध्यान रखना बालिका, लड़कों के लिए नहीं है ये भाई, ये सिर्फ बालिकाओं के लिए। जो प्रथम स्थान प्राप्त करती है उनको इसके साथ साथ जो संस्कृत शिक्षा है उसमें 8वीं कक्षा, प्रवेशिका किसको कहते हैं 10वीं, और वरिष्ठ उपाध्याय किसको कहते हैं 12वीं। उसमें अगर कोई राज्य स्तर पर प्रथम आती है तो जो राज्य स्तर पर प्रथम आने वाली जो 1250 बालिकाओं को, देखिए इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार में जो नॉर्मल शिक्षा है उसमें 8, 10, 12 की सभी लड़कियां जो जिला टॉपर हैं उनको, और अगर संस्कृत डिपार्टमेंट की बात करें तो 8, 10 और 12 की जो राज्य स्तर पर प्रथम, यहाँ ये ध्यान रखना है, देखिए यहाँ ये गैप है बिल्कुल, वहां राज्य स्तर की बात कर रहे हैं, वहां जिला स्तर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 1250 राज्य स्तर पर 12 जो टॉप लड़कियां उनमें 1250 लड़कियों को जो है बालिकाओं को इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ठीक है। अगला है महात्मा गांधी विद्यालय। जैसे हमने पीछे भी बात की कौन सी, मॉडल विद्यालय, हमने पीछे भी बात की मॉडल विद्यालय की बात करी भाई। तो मॉडल विद्यालय पहले स्टार्ट में मॉडल विद्यालय बनाए गए, फिर उसकी जगह अब क्या बनाए गए, महात्मा गांधी विद्यालय बनाए गए। अब सबसे बड़ी बात आपको जो याद रखनी है वो क्या करनी है कि मॉडल विद्यालय तो के नाम से तो नवीन स्कूल खोले गए थे। आप देखना ये नवीन विद्यालय थे, पूरा भवन इनका अलग से बना था, ठीक है, और सारी चीजें नया स्टाफ वगैरह सब अलग से स्कूलें खोली गई थी। लेकिन महात्मा गांधी विद्यालय क्या है कि महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती 2019-20 में सबसे पहले इसको प्रारंभ किया गया, इसका स्टार्ट किया गया ये विद्यालय। और इसके तहत कोई नवीन विद्यालय नहीं खोले गए, जो पूर्व के विद्यालय थे उनको अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित किया गया। जैसे मान लीजिए पुराना 12वीं तक स्कूल चल रहा है, उसको महात्मा गांधी विद्यालय बनाया गया, तो उसको इंग्लिश मीडियम बना दिया गया और उसको अब महात्मा गांधी विद्यालय के रूप में जाने लगा। क्योंकि मॉडल स्कूल जो थे ना वो क्या है, ये नवीन विद्यालय खोले गए, इनको पूर्व वाड़ा में समायोजित नहीं किया गया।
इनके लिए अलग से बिल्डिंग बनी, अलग से ये सीबीएसई मॉडल पे अप्रूव थे, ठीक है। तो 2019-20 में 150वीं जयंती जो है वो महात्मा गांधी की उस पे उपलक्ष्य में खोले गए। ये 1 से 12 तक के विद्यालय हैं और बजट 23-24 में ये कहा गया कि 5000 से अधिक आबादी वाले जो विद्यालय हैं, जो गांव हैं, वहां पर 2000 विद्यालय और खोले जाएंगे, ठीक है। तो इनकी टोटल जो संख्या है वो हो गई 3737 विद्यालय। टोटल महात्मा गांधी विद्यालय तो कितने हो गए? 3737। अगर मॉडल विद्यालय की बात करें तो कितने? 134। अभी हम पढ़ के आए, ठीक है। मॉडल विद्यालय कहाँ पे है? सिर्फ ब्लॉक स्तर पे। मॉडल विद्यालय कहाँ है? सिर्फ ब्लॉक स्तर पे है भाई। मॉडल विद्यालय एक ही जगह है, ब्लॉक स्तर पे, ठीक है। जबकि महात्मा गांधी विद्यालय क्या है? तो इन्होंने कहा कि जिन गांवों की आबादी 5000 से ज्यादा है तो वहां 2000 विद्यालय खोले जाएंगे। बजट 2300 इसमें यह बात कही गई और तो खोल दिए गए। तो टोटल 3737 विद्यालय है, जिसमें 7,11,002 छात्र अध्ययनरत है। याद रखने की जरूरत नहीं है, संख्या याद रख लो सिर्फ ये, ठीक है, कि 3737 विद्यालय है। उसके बाद में राज्य सरकार के द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना चलती है। 1 से 8 तक की जितने भी बच्चे हैं, कक्षा 1 से 8 तक के, उन सभी बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकें जो है वो क्या है? पाठ्य पुस्तकें, किताबें जो है बिल्कुल क्या है भाई? ये बिल्कुल फ्री है, एक भी रुपया इनको नहीं देना है। किताबें सारी स्कूल से मिल जाएंगी, ठीक है। और ये सारा काम कौन करता है? राजस्थान में भाई एक ही चीज, एक ही संस्थान है, पाठ्य पुस्तक मंडल, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल। राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल कहाँ पे है? जयपुर। राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर द्वारा जो है ये सारी व्यवस्थाएं की जाती है, पुस्तकें प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। और 8वीं तक तो समझ तो हो गए। उसके बाद में 12वीं तक के SC/ST की जो छात्राएं हैं, 12वीं के SC/ST और छात्राएं, यानी SC/ST के सभी बच्चे, लड़कियां लड़कियां सभी हैं, ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति की और सामान्य और OBC वर्ग के जो है सिर्फ छात्राएं, लड़कों को जो है वहां पे नहीं मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट में हम चलते हैं। अगला देखो, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। अब ये नई स्कीम है। अभी स्कीम में देखो क्या है, ये जो स्कीम है ना, इसके अंदर क्या है कि जो लोग भी स्कूलों में नहीं पढ़ पाए और अब आज उनकी उम्र क्या हो गई? ज्यादा हो गई। अब कोई आदमी जैसे मान लो 20 वर्ष का हो रखा है, तो वो 20 साल का स्कूल थोड़ी जाएगा। तो इसमें कहा कि भाई 15 प्लस के जो लोग हैं ना, 15 प्लस यानी 15 साल से बड़े जो लोग हो गए, जो युवक हैं, उन लोगों को जो है वो इसके तहत अध्ययन करवाया जाएगा। केंद्र की ये योजना है, ठीक है। पहले साक्षर भारत कार्यक्रम चला था, ठीक है। फिर प्रेरक के माध्यम से पढ़ाई करवाई गई थी। 1 अप्रैल 2022 से इसको स्टार्ट किया गया है और इसमें 15 प्लस के जो लोग हैं उनको साक्षर करवाया जाएगा। 15 प्लस के जो लोग हैं उनको इसमें साक्षर करवाया जाएगा। ये स्वयं सेवक आधारित जन अभियान है। ये क्या है? स्वयं सेवक आधारित। इसमें किसी प्रकार का वेतन नहीं मिलेगा। जो भी बच्चा है, जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो इनको अध्ययन करवाएगा और ये जो अध्ययन जो करवाया जाएगा उसके लिए उसे किसी प्रकार का वेतन नहीं मिलेगा। आपको याद रखना सिर्फ इतना है कि इसकी शुरुआत केंद्र के द्वारा 1 अप्रैल 2022 को की गई, ठीक है। और इसमें 15 प्लस के जो लोग हैं उनको साक्षर करने का प्रयास किया जाएगा। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। अगला है ई कक्षाएं। 8 सितंबर 2023 को इनको प्रारंभ किया गया। ई कक्षाओं के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को अध्ययनरत की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक मिशन शुरू किया गया, मिशन ज्ञान। और इसमें यूट्यूब के माध्यम से 2 चैनल बनाए गए। यूट्यूब पे जैसे अपना चैनल है, उसी तरह से राजस्थान सरकार ने 2 चैनल बनाए। आप भले चाहे तो विजिट कर लेना। दोनों चैनल है, एक का नाम है ई साक्षरता और एक का नाम है राजस्थान साक्षर। एक का नाम है ई साक्षरता और एक राजस्थान साक्षर। 2 चैनल बनाए गए। इन चैनलों के माध्यम से ई कक्षाओं के लिए डिजिटल कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है। क्या उपलब्ध कराया जाता है? डिजिटल कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है। इनको डिजिटल कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। किसके माध्यम से? यूट्यूब के माध्यम से। और इसका नाम क्या है? मिशन ज्ञान। मिशन ज्ञान के तहत ये यूट्यूब चैनल जो है वो खोले गए हैं और इसके माध्यम से ये प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में हम चलते हैं, महिला शिक्षण विहार, ठीक है। तो ये सिर्फ एक ही जगह संचालित है, झालावाड़ में, और हर बार जो है इसको इसमें जोड़ा जाता है इकोनॉमिक सर्वे में। बाकी इतना विशेष कुछ नहीं है। 15 साल से 30 साल तक की जो तलाकशुदा, विधवा, आदिवासी जो महिलाएं हैं,
उन महिलाओं के लिए ये योजना है। इसमें इनको क्या है, इनको 10वीं तक आवासीय विद्यालय और व्यावसायिक प्रशिक्षण इसमें प्रदान किया जाता है। महिला शिक्षण विभाग जो है कहाँ खुले हैं, सिर्फ झालावाड़ में खुले हैं। इनमें क्या होता है कि 15 साल से 30 साल तक की जो विधवाएं हैं, आदिवासी हैं या परित्यक्त महिलाएं हैं, उनको 10th तक की पढ़ाई करवाई जाती है। इसके साथ साथ उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। भाई उनको कोई ना कोई काम सिखाया जाता है ताकि वो वहां से वो काम सीख कर अपनी परिवार की जो आजीविका है उस आजीविका में अपना योगदान दे सके। ठीक है, ये महिला शिक्षण विहार। नेक्स्ट में आया देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन योजना। भाई देवनारायण छात्रा, देवनारायण भगवान किनके आराध्य हैं, तो आराध्य के लिए अपन बेसिक तो सभी के आराध्य हैं, लेकिन जाति विशेष की अगर हम बात करें तो गुर्जर जाति के आराध्य ज्यादा है। ठीक है, और गुर्जर जाति किस में आती है, एसबीसी में आती है। तो ठीक है, आपको अगर एसबीसी शब्द याद रहता है तो बढ़िया, नहीं है तो फिर गुर्जरों को याद रख लो। ठीक है, तो एसबीसी की जो छात्राएं हैं, एसबीसी की छात्राएं हैं, एसबीसी की छात्राओं के लिए स्कूटी वितरण के लिए, एसबीसी की छात्राओं को स्कूटी प्रदान करने के लिए योजना है देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण प्रोत्साहन योजना। ठीक है, इसकी देखो योग्यता क्या है, किसको मिलेगी, तो आरबीएससी और सीबीएसई में 50% प्लस अंक हो, किस कौन की एग्जाम में, 12th में। ऐसी लड़कियां, ऐसी बच्चियां जिनको आरबीएससी या सीबीएसई बोर्ड दोनों में 50% अंक आए हैं 12th में, और उसके साथ साथ उनके परिवार की आय जो है वो 2.5 लाख से ज्यादा नहीं हो, 2.5 लाख से क्या हो, कम हो, 2.5 लाख से कम हो। अगर फैमिली इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो नंबर आने के बाद भी उनको नहीं दिया जाएगा। और मेन चीज क्या है कि स्नातक की डिग्री के लिए किसी गवर्नमेंट कॉलेज की नियमित छात्रा भी होना चाहिए। 3 चीजें याद रखनी भाई, स्कूटी ऐसे नहीं दी जाएगी। स्कूटी देवनारायण स्कूटी छात्रा योजना वितरण योजना है, उसमें स्कूटी दी जाएगी, लेकिन स्कूटी देने के लिए आपको कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। ठीक है, पहली शर्त की अगर हम बात करें तो भाई आरबीएससी और सीबीएसई के अंदर 12वीं क्लास के अंदर 50% से ऊपर नंबर होने चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज की अगर हम बात करें तो दूसरी चीज ये आती है भाई, उनके क्या होना चाहिए, उनके परिवार की जो इनकम है ना तो वो कितनी होनी चाहिए, 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। तीसरी अगर हम बात करें तो वो जो छात्रा जो है वो किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जो है वो स्नातक की नियमित छात्रा होनी चाहिए। अगर उसने स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया, या फिर उसने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया या प्राइवेट परीक्षा दे रही है तो फिर उसको स्कूटी नहीं दी जाएगी। टोटल 1500 स्कूटियां जो है वो प्रदान की जाती है भाई, 1500 स्कूटी दे दी जाएंगी। उसके बाद में जैसे कोई बच्ची रह गई जिसको स्कूटी नहीं मिल रही, जो नियमों में आ रही है, तो उसको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ठीक है, स्नातक में अगर उसके 50% आते हैं तीनों वर्षों में तो उसको 10,000 रुपए वार्षिक, यानी स्नातक में उसको कितने दे दिए जाते हैं, 30,000 रुपए। 3 साल में 30,000 रुपए दे दिए जाते हैं। लेकिन कब दिए जाएंगे, ये तब दिए जाएंगे जब उसको क्या आ रही है, जब उसके 50% प्लस मार्क्स आ रहे हैं। और एमए के अंदर भी उसके 50% मार्क्स आते हैं तो 2 वर्षों में जो है 20,000 रुपए वार्षिक, यानी 40,000 रुपए यहाँ ये दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें की जो है वो क्या होनी चाहिए, रेगुलर स्टूडेंट होनी चाहिए। ठीक है, ये तो होगी भाई एसबीसी के लिए। और अगर जो दूसरी जो सामान्य है उनके लिए है कालीबाई भील स्कूटी वितरण योजना। ये सभी के लिए, ये सामान्य वर्ग के लिए है, ये सभी के लिए आ गई भाई। एसबीसी को इनके तहत मिलेगी, और कालीबाई भील स्कूटी वितरण योजना के तहत जो सामान्य वर्ग है, जो दूसरे वर्ग है ना, उनकी छात्राओं को भी स्कूटी वितरित की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब अपना एजुकेशन पूरा हो गया भाई, अब अपने एजुकेशन को पूरा पढ़ लिया है। अब अगली से अगली जो अपनी आती है सेवा, वो कौन सी है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में क्या मेन है, जो पुरानी चीजें चल रही उनमें कुछ फेरबदल किया गया, नाम बदले गए किसी के, या किसी में कोई पैकेज बढ़ाया गया। तो वर्तमान जो चीज पूछी जाएगी वो फैक्ट यहीं से आएंगे। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं चिकित्सा के अंदर निरोगी राजस्थान अभियान। निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत जो है वो 18 दिसंबर 2019 को हुई, और इसका उद्देश्य क्या था कि स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं हैं उनकी रोकथाम करना। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं की रोकथाम करना इसका पर्पज है। एक मिनट,
स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं की रोकथाम करना। ठीक है, ठीक है। तो इसके घटक आपको याद रखना भाई, इसके घटक कौन कौन से हैं। तो निरोगी राजस्थान योजना के अभियान जो है उसके घटक आपको पूछे जाए तो पहला परिवार कल्याण, दूसरा महिला स्वास्थ्य, जनसंख्या नियंत्रण, मौसमी संचारी रोग। चार चीजें हैं, चार घटक हैं, परिवार कल्याण, महिला स्वास्थ्य, जनसंख्या नियंत्रण और मौसमी संचारी रोग। इन चारों घटकों से संबंधित जो समस्याएं हैं स्वास्थ्य से, उनकी रोकथाम के लिए 18 दिसंबर 2019 को निरोगी राजस्थान अभियान शुरू किया गया। अब इसमें क्या किया जाएगा कि स्वास्थ्य मित्र जो है उनका चयन किया जाएगा। भाई ये स्वास्थ्य मित्र क्या करेंगे, स्वास्थ्य मित्र जो है वो लोगों को जागरूक करेंगे, स्वास्थ्य के प्रति अवेयर करेंगे। भाई कौन सा अभी वर्तमान समय में जैसे मान लीजिए मच्छर ज्यादा पैदा हो रहा है, तो वो इस तरह से जागरूक करेंगे भाई मच्छर कम से कम पैदा हो, इसलिए पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए, उसके अंदर तेल डाल देना चाहिए, केरोसिन तेल डाल देना चाहिए या कोई दूसरा लिक्विड डाल दो ताकि मच्छर पैदा नहीं हो। और मच्छर पैदा नहीं होंगे तो फिर वो डेंगू जैसी बीमारियां जो है वो काफी रूप में कम हो जाएंगी। तो आपको यह याद रखना है कि जो राजस्व गांव है, प्रत्येक गांव में एक स्वास्थ्य मित्र लगाया जाएगा। जैसे एक पंचायत में 5 गांव है तो 5 स्वास्थ्य मित्र लगेंगे हर गांव में, और इनकी संख्या राजस्व गांव यानी ग्रामीण क्षेत्र में होगी 83,697, और शहरी क्षेत्र है उसमें प्रत्येक वार्ड में एक लगाया जाएगा, तो उनकी संख्या होगी 14,395। ये संख्या याद रखना जरूरी नहीं है, आप याद रख सकते हो कि एक तो शहरी क्षेत्र में लगेगा वार्ड में, और ग्रामीण क्षेत्र में लगेगा कहाँ पे, गांव में एक, राजस्व गांव में एक। सबसे मेन चीज ये स्वयं सेवक होंगे, वॉलंटियर्स होंगे जो बिना वेतन के जन जागरूकता का कार्य करेंगे। आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल जा सकता है साहब, बिना वेतन के और जन जागरूकता का कार्य करना, भलाई का काम जिसको करना है ना वो इसमें शामिल हो सकता है। इसके साथ साथ राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम चला रखा है। राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम, जो फ्लोराइड होता है उस फ्लोराइड के कारण जो है वो एक रोग होता है फ्लोरोसिस। ठीक है, वो कार्यक्रम चला रखा है। आपको ये याद रखना है कि 30 जिलों में ये प्रोग्राम चल रहा है। कितने में चल रहा है, 30 जिलों में प्रोग्राम चल रहा है। एक आप जो है ना एक कुबड़ पट्टी पे आपको कमेंट करके बताना है कि राजस्थान के किस क्षेत्र को जो है कुबड़ पट्टी कहा जाता है। कुबड़ पट्टी के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा क्षेत्र आता है, ये इस फ्लोरोसिस फ्लोराइड के कारण ही ये क्षेत्र जो है वो कुबड़ पट्टी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। यहाँ के लोग टेढ़े हो गए किस फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने के कारण एक समय के बाद लोग जो है उनकी कमर झुक जाती है, टेढ़े हो जाते हैं, इसलिए उनको कहा गया कुबड़ पट्टी क्षेत्र। अब है पीपीपी, सार्वजनिक सहभागिता। प्रश्न सीधा सा आता है कि चिकित्सा क्षेत्र में मेंस में भी आप इसको देख सकते हो, चिकित्सा क्षेत्र में सार्वजनिक सहभागिता के कार्य बताए गए। सार्वजनिक सहभागिता से चिकित्सा क्षेत्र में क्या क्या काम हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना हीमोडायलिसिस 39 चिकित्सालय ऐसे हैं जिसमें हीमोडायलिसिस जो होता है। ठीक है, ये खून को साफ करने से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो 39 चिकित्सालय हैं। इसके साथ साथ सिटी स्कैन के लिए जिला अस्पताल है, उनकी संख्या 29 जिला अस्पताल और एक उप जिला अस्पताल, यानी टोटल 30 अस्पताल ऐसे हैं जिनमें सिटी स्कैन का कार्य पीपीपी मोड पे, सार्वजनिक निजी सहभागिता पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे करवाया जा रहा है। हीमोडायलिसिस 39 हॉस्पिटल, सिटी स्कैन 29+1 यानी 30 हॉस्पिटल, और तीसरा आता है MRI। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कि 4 स्थानों पे किया जा रहा है। अब ये 4 स्थान आपको दे दी, नाम याद रखना है। एक तो सबसे पहले कांवटिया हॉस्पिटल है, जयपुर में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है कांवटिया हॉस्पिटल। ठीक है, जो जयपुर रहते हैं वो जानते हैं कांवटिया हॉस्पिटल में। इसके अलावा अलवर जिला अस्पताल, भीलवाड़ा जिला अस्पताल और सीकर जिला अस्पताल। अलवर, भीलवाड़ा, सीकर और जयपुर का हॉस्पिटल प्रॉपर उसका नाम दिया गया कौन सा, कांवटिया। तो ये 4 सेंटर ऐसे हैं जहां पे MRI का कार्य पीपीपी के माध्यम से होता है, और 8 जिला अस्पताल ऐसे हैं। देखिए वर्तमान समय में बहुत बड़ी डिमांड है IVF, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसके माध्यम से जो है पर्सनली शिशु उत्पन्न किए जाते हैं। तो IVF के लिए 8 जिला अस्पताल जो है जिनमें पीपीपी मोड पे हो रखा है। तो आपको याद रखना है हेमोडायलिसिस के लिए 39 हॉस्पिटल है, सिटी स्कैन के लिए 30 हॉस्पिटल है, MRI के लिए 4 हॉस्पिटल हैं और IVF के लिए 8 हॉस्पिटल ऐसे हैं जो पीपीपी मोड पे संचालित किए
जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्कीम देखो, मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, देखिए पहले जो है वो एक स्कीम चलती थी अपने निशुल्क दवा वितरण योजना। ठीक है, फिर अगली स्कीम आई निशुल्क जांच योजना। ठीक है, दवा वितरण, फ्री में जांच और फ्री में दवा। अब इन दोनों को मिला दिया और थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया इसको, और ना योजना का नाम दे दिया निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। अब इसकी शुरुआत हुई भाई 1 अप्रैल 2022 से। 1 अप्रैल 2022 से इसकी शुरुआत कर दी। इसमें क्या होता है कि सभी जो इंडोर और आउटडोर पेशेंट है उनको जांच और दवा दोनों फ्री है। इंडोर पेशेंट तो कौन से जो भर्ती होते हैं, आउटडोर पेशेंट कौन से जो पर्ची लेकर दवाई लेके आते हैं। अब पर्ची के भी पैसे नहीं लगेंगे। अब आपको अगर भर्ती होते तो भी जांच वो सब कुछ फ्री है, और अगर डायरेक्ट लेके आते हो तो भी फ्री है। दवा और जांच दोनों सरकारी हॉस्पिटल में सिर्फ आधार कार्ड या जन आधार कार्ड लेके जाना है, इसके अलावा पैसे ले जाने की जरूरत नहीं है इस योजना के कारण। ठीक है, वर्तमान में अगर देखें तो इसके तहत जो है वो औषधियां जो है टोटल 1242, यही याद रखने वाले फैक्टर हैं। ये तीनों आप याद जरूर रखें कि निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के तहत कितनी प्रकार की औषधियां फ्री हैं। तो 1242 औषधियां, सर्जिकल आइटम है 429 और सूचर्स है 157। 1242, 429, 157। ठीक है, तो इतने जो आइटम है वो क्या है, फ्री है। ये आइटम ज्यादा मोस्ट है क्योंकि इनके बारे में ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अगला है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, माँ योजना, MAA। ठीक है, अब ये योजना होगी आपकी माँ योजना। ठीक है, अब पहले आपको बेसिक से याद रखना है। तो पहले योजना थी आपकी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पहले थी। अब जिसने सीएम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को पढ़ा है उसको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी, क्योंकि सारे कंसेप्ट होके वही है, सिर्फ नाम बदला, नाम कर दिया माँ योजना, मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान आरोग्य योजना। ठीक है, तो वही है कैशलेस उपचार प्रदान, बिना पैसे के उपचार प्रदान करके उच्च स्वास्थ्य देखभाल इसका मुख्य उद्देश्य है। अब यहाँ मेन डेटा ये आता है कि इस योजना में 1.43 करोड़ परिवार पंजीकृत है, जनाधार के माध्यम से पंजीकरण हो गए हैं, और 1.43 करोड़ जो है परिवार इसके तहत रजिस्टर्ड हो गए। ये डेटा आपको याद रखना है कि माँ योजना में टोटल रजिस्ट्रेशन कितना है, 1.43 करोड़। ठीक है, अब इसके वही है चिरंजीवी योजना वाली है कि भाई इसके पात्र कौन कौन से होते हैं। तो NFSA जानते हो, नेशनल फूड सिक्योरिटी अभियान। ठीक है, खाद्य सुरक्षा अभियान जो है ना, उसके तहत जिनको गेहूं मिलते हैं वो सेक जनगणना जो जनगणना है 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना, उसके तहत पात्र परिवार, सीमांत कृषक जो है वो इसके तहत आते हैं। इसके अलावा कोविड-19 के तहत 33 लाख परिवार ऐसे थे। कोविड-19 के तहत 33 लाख परिवार ऐसे थे जिनको 5,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी गई थी। 5,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी गई, वो परिवार इसमें आएंगे। इसके अलावा संविदा कर्मी, ये तो सारे के सारे हैं निःशुल्क, भाई इनको तो 1 भी रुपया देने की जरूरत नहीं है, संविदा कर्मी को, है ना। और ये जो मैंने ऊपर नाम गिनाए सारे के सारे, उसके अलावा जो बच गए वो 850 रुपए देके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 1 साल के 850 रुपए इसमें लगते हैं, पर 850 रुपए में पूरे परिवार का इसमें क्या हो जाता है, बीमा हो जाता है। और इस बीमा के तहत इसे 25 लाख तक का इलाज जो है वो पूरे परिवार के क्या होता है, निःशुल्क होता है। सबसे बेस्ट स्कीम इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, लोगों की जमीनें बिक जाती थी लेकिन उनका इलाज नहीं हो पाता था, इस स्कीम के माध्यम से ये लगभग संभव है। ठीक है, इसके नवीनीकरण की बात करें तो इसका नवीनीकरण 30 जनवरी 2023 को, यानी नई सरकार के द्वारा 30 जनवरी 2023 को इसका नवीनीकरण शुरू किया गया। दिसंबर में सरकार बनी और जनवरी 23 में उन्होंने शुरू किया। बीमा कंपनियां
कंपनी का प्रीमियम देख, हम तो 850 दे रहे हैं, तो बीमा कंपनी कितने दे रही है इसमें? 1965 रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष दे रही है बीमा। ये याद रखने वाली चीज है, बीमा कंपनी जो है वो 1965 रुपए इसमें दे रही है। तीसरा जो मेन जो फैक्ट आपको याद रखना है वो है पैकेज। 1806 पैकेज इसके तहत है। टोटल कितने पैकेज है? मोस्ट चीज है बीमा मोड पे 1761 और ट्रस्ट मोड पे 45। कोई जरूरत नहीं है याद रखने की, नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि टोटल 1806 पैकेज जो है ना, 1806 पैकेज इसके तहत है। RS 2021 में से आया था शायद, उसमें मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पैकेज पूछे थे। उस टाइम 1579 पैकेज थे, ठीक है, उस टाइम 1579 पैकेज थे, और आज है 1806 पैकेज, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 5 लाख प्रतिवर्ष इलाज, 5 लाख बीमा, सॉरी 5 लाख ये गलत है, 25 लाख रुपए का प्रतिवर्ष इलाज इसमें दिया जाता है, जिसमें 5 लाख का तो बीमा मोड पे होता है और 20 लाख का ट्रस्ट मोड पे होता है। ये इतनी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, तो 25 लाख याद रख लो, ठीक है। इसके अलावा अंग प्रत्यारोपण और कोक्लियर इम्प्लांट के लिए भी इसमें विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया है। और बजट 2024 में जो है ना, ये आपको याद रखना भाई, ये बहुत मोस्ट चीज है। कैंसर के लिए 73 डे पैकेज जो है वो इसके अंदर तैयार किए गए हैं। बजट 2024 के अंदर कैंसर के लिए 73 पैकेज डे पैकेज जो है वो इसके अंदर प्रदान किए गए, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं अपन। हाँ भाई, अगला है अपना RGHS। सभी सरकारी लोग जो है उनके लिए ये स्कीम है। CGSS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की तरफ पे राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम लाई गई है। अब इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो 1 जुलाई 2022 को इसकी शुरुआत हो गई थी, ठीक है। 13.5 लाख परिवार इसमें रजिस्टर्ड है। आपको ध्यान रखना, मेन चीज यही है। इसमें लगभग कितने परिवार है? 13.50 लाख परिवार इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं अब तक, 13.5 लाख। अब इसमें कौन कौन पात्र है, इसकी पात्रता की बात यहाँ पे हो रही है। इसमें पात्र कौन कौन है वो आपको ध्यान रखना है। तो पात्र में जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, जितने भी कर्मचारी, अधिकारी और पेंशन भोगी, यानी सभी लोग जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के साथ जुड़े हुए हैं। मंत्री है, विधायक है, पूर्व विधायक है, कर्मचारी है, अधिकारी है, पेंशन भोगी है, उन सभी के लिए RGHS राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो है वो लागू की गई है। और इस स्कीम में क्या है? अनलिमिटेड, यानी बिल्कुल भी क्या है, आपके कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इससे रिलेटेड हॉस्पिटल में जाओ और बिल्कुल फ्री इलाज इसमें कराओ, बिल्कुल फ्री इलाज इसमें कराओ। ना तो कोई इंडोर की बाध्यता है। कई बार क्या होता है, पहले ये था भाई पहले आप भर्ती हो जाइए, दवाई लीजिए और उसके बाद बिल पेश कीजिए, ऐसा था। ऐसा नहीं है, बिल्कुल आपको जो है वो जाना है, पर्ची कटवानी है RGHS के नाम से, और पूरे परिवार इसमें इंक्लूड है। आपके पास आपका RGHS कार्ड जो है ना वो होना चाहिए, RGHS कार्ड आपके पास होना चाहिए, उसके बिना नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। तो ये सबसे बढ़िया स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए। अगर हॉस्पिटल की बात करें तो राज्य के अंदर 690 हॉस्पिटल इससे जुड़े हुए हैं। राज्य के अंदर टोटल 690 प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी तो है ही, प्राइवेट हॉस्पिटल इससे जुड़े हुए हैं। और राज्य के बाहर भी 30+ हॉस्पिटल से जुड़े हैं। आपको राज्य के बाहर 30+ और राज्य के अंदर 690। और सरकार ने RGHS कनेक्ट नाम से एक मोबाइल ऐप भी जारी किया है, जिसके माध्यम से जो अधिकारी, कर्मचारी, जो भी इसके पात्र व्यक्ति हैं वो आवेदन भी कर सकते हैं। और किसी प्रकार की अगर उनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो उस समस्या के लिए भी ये उस पर शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। तो ये होगी अपनी RGHS। अभी भाई 21 जून को क्या मनाया जाता है? योगा डे। 21 जून को क्या मनाया जाता है? योग दिवस। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि अभी जो 10वां योग दिवस हमने मनाया उसकी थीम क्या थी? 10वें योग दिवस की थीम थी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। 10वें की क्या थी? योगा फॉर सेल्फ। अभी हमने 10वां मनाया, ठीक है, तो योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी थी। और 9वें जो अभी पिछली बार मनाया था उसके लिए थी वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग, वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग। अभी तो ये होगी अपनी 10वां योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ये ज्यादा मोस्ट है, पिछला पूछने के चांसेस कम है, ठीक है। अब है ESI राज्य कर्मचारी बीमा। तो जहां पर भी 10 से ज्यादा कर्मचारी, जो भी प्राइवेट संस्था है, 10 से ज्यादा कर्मचारी कार्य करता है, जिनका वेतन 21,000 से कम है, 21,000 तक है, 21,000 से कम है,
तो उनके लिए सरकार के द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना लाई गई है। अब इसमें क्या है कि इसमें कुछ जो पैसे है वो ईएसआई के द्वारा दिए जाते हैं, कुछ राज्य सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। तो इनका जो अनुपात होता है वो ईएससीआई प्लस राज्य सरकार का होता है 7:1, 7:1 होता है। इसके साथ साथ नियोक्ता द्वारा वेतन का 3.25% योगदान दिया जाता है और कर्मचारी 0.75% योगदान देता है। इतनी कोई विशेष मोस्ट स्कीम नहीं है, नॉर्मल सी बात है, याद रख सकते हैं। हाँ ये ठीक है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है। इसमें क्या है कि इसकी शुरुआत की गई 7 जनवरी 2024 को, 7 जनवरी 2024 को इसकी शुरुआत की गई। आप मोस्ट है क्योंकि नई स्कीम है, 2024 की है, तो याद रखना ही रखना है। इसमें किशोरों को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए प्रयास किया जाएगा और 12 जिलों में 332 उजाला क्लिनिक खोले गए हैं। मोस्ट चीज प्रश्न ऐसे आ सकता है कि उजाला क्लिनिक जो है वो किससे संबंधित है, उजाला क्लिनिक किससे रिलेटेड है। तो उजाला क्लिनिक जो है वो किससे संबंधित है, किशोर जो बच्चे हैं, ठीक है, जिसको भाई स्टिल हॉल जो अपन साइकोलॉजी पढ़ते हैं, तो स्टिल हॉल ने कहा संघर्ष और तूफान का काल, जो किशोरावस्था है उसको संघर्ष और तूफान का काल कहा। तो ये संघर्ष और तूफान का जो काल है ना, इस काल के दौरान बच्चों को विभिन्न प्रकार की सलाह देने के लिए, उनके स्वास्थ्य के क्षेत्र के से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए, 6 विषय के क्षेत्रों में परामर्श देने के लिए उजाला क्लिनिक खोले गए हैं। 12 जिलों में टोटल 332 उजाला क्लिनिक है। अभी ये कौन कौन से विषय पे परामर्श देते हैं, पोषण से संबंधित है, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य से रिलेटेड है, मानसिक स्वास्थ्य से, एनसीडी की स्थिति, चोट और हिंसा और मादक द्रव्य सेवन, इन सबसे रिलेटेड जो है उन चीजों पे ये क्या दी जाती है, इनको सलाह दी जाती है, ठीक है। तो राजस्थान आर्थिक समीक्षा का ये 8वां चैप्टर अपना क्लियर हो गया है। अब 2 चैप्टर पीछे रहे, 9वां और 10 9, 10 और 11, सॉरी 3 चैप्टर अपने पीछे रहे हैं, उनको हम 1-2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। आरएस प्री के लिए राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे रामबाण है, आपको पढ़ना ही है अगर आपको प्री पास करनी है, ठीक है। तो एक बार फिर जाते जाते आप सभी से रिक्वेस्ट की, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। धन्यवाद।